हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 अप्रैल 2024 डायरेक्ट टैक्स का जो क्वेश्चन पेपर था उसका यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2D मिस्टर अंगद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं अप्रैल 2024 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाकी रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसके भी रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक देखेंगे, ट्राई करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा वो रिवाइज हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है मिस्टर अंगद हैज़ ऑक्यूपाइड 2 हाउसेस फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पस। 2 घर उसने ऑक्यूपाई किया है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज फॉलोज। हाउस 1 दिया है, हाउस 1 का डिटेल, और हाउस 2। देखो दोनों अपने रहने के लिए यूज़ करता है, दोनों अपने रहने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक को उसने भाड़े पे रखा है, देखो यहाँ पे 17,500, और इसका नील है, इसका मतलब इसमें वो रहता होगा और ये भाड़े पे दे दिया है। तो एक भाड़े पे चल रही है जिसको हम लोग LOP बोल सकते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी, और दूसरे को हम लोग SOP बोलेंगे क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। नीचे इन्फॉर्मेशन दिया कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि देखो आगे दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। कंप्यूट द, हम लोग इतना पढ़ते बोलते हैं हाँ बराबर है, लेकिन देखो हाउस 1 वॉज लेट आउट फॉर 10 मंथ्स वाइल हाउस 2 वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियरली बोल दिया है, पहला घर उसने 10 महीने के लिए भाड़े पे दिया है। अब ये पर मंथ है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो दिया ही 10 महीने के लिए भाड़े पे, तो 10 महीने के लिए भाड़े पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से नहीं। 12 से करेंगे गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत होगा, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ये अगर सेंटेंस आपने नहीं पढ़ा तो ये याद रखना है, ये 10 महीने के लिए भाड़े पे है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं है, आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये पांचों मिलके आते हैं, फिर हम लोग उसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं, ATC, CCC, DD, वो सब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, तो हमारा फोकस सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे अंगद, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ये फिक्स है, ये अटेम्प्ट के लिए है। आप SY BAF में हो, TY BCom में हो, TY BMS में हो, या आप MCom में हो, एज पर NEP आपको यही प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है। ऊपर वाला ना करे, अगर आप फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट ईयर अगर आपने टैक्स का पेपर दिया तो आपका ये चेंज हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा 2024-25, और 25-26 आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, नीचे क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो क्लियरली बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में दिया है उससे करना है, ठीक है। ये लिख दिया, देखो फॉर्मेट रेडी हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना पर्टिकुलर अमाउंट करके, दिस क्वेश्चन इज रेडी, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 लेट आउट 10 महीने के लिए लिख देते हैं। लिखा हुआ रहेगा तो याद रहेगा, नहीं लिखा होगा तो याद नहीं रहता है। हाउस 2 वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद पूरा फॉर्मेट लिख लेना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट कैसा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कैसे, आपको निकालना है रेंट एज पर द गवर्नमेंट। ये देखो ये रेंट एज पर द गवर्नमेंट है, बराबर है। फिर आपको निकालना था रेंट एज पर यू, एक्चुअल रेंट जो आपको मिला, कितना मिला, ये इनको कंपैरिजन करते थे, और जो हायर वैल्यू आता था उससे हम लोग आगे का प्रोसेस करते थे। तो रेंट एज पर गवर्नमेंट का रूल क्या है, रेंट एज पर गवर्नमेंट का रूल है कि पहला आप लेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है, देखो रिवीजन हो रहा है, फेयर रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। शॉर्ट नोट में भी आएगा तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हो। फेयर रेंट मतलब जिस प्रॉपर्टी का ये कैलकुलेशन हो रहा है, ये प्रॉपर्टी का, तो ये प्रॉपर्टी के बाजू में आसपास जो भी प्रॉपर्टी, उसका भाड़ा कितना होगा, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। दूसरा आता है हम लोग का म्युनिसिपल वैल्यूएशन। पहले फॉर्मेट लिख लेने का, म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का अगर प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो तो उसकी वैल्यू निकलती है एज पर BMC, वो वैल्यू क्या है वो लेने का। फिर आएगा हायर ऑफ, इन दोनों का हायर, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा हायर लेने का। इसके बाद होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड,
मिनिमम कितना रेंट हो सकता है वो होगा, तो एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। फिर इनमें से हायर में से और स्टैंडर्ड रेंट में से क्या लेने का दिया है, देखो लोअर ऑफ 3 और 4, तो जो भी रेंट निकल के आएगा, जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो होगा रेंट एज पर गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का रूलिंग है, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग 0.5 देंगे। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल में आपको मिला वो आएगा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जितना भी मिलने वाला है उसमें से माइनस करने का अनरियलाइज रेंट। कभी कभी भाड़ोतरी मना करता है कि भाई पैसा नहीं है बाद में दूंगा, तो उतना माइनस कर देने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 महीना वो है, क्या बोलते हैं, भाड़े पे है, तो यहाँ पे ऐसा मत करना 10 महीने का रेंट रिसीव्ड लिखा उसमें से 2 महीना माइनस करेंगे, नहीं, ये 10 महीना एक्चुअल में उसका रेंट रिसीव्ड है। अनरियलाइज रेंट में बोलेगा भाड़ोतरी कि मैं पैसा नहीं दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, तो माइनस करने का। तो ये हो गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा फ्रीज करता हूँ। ये दोनों जो अमाउंट है ना, रेंट एज पर गवर्नमेंट और रेंट एज एक्चुअल रेंट, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं और हम लोग लेते हैं 7th पॉइंट, दैट इज़ योर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये हायर ऑफ 5 और 6 होता है 99%, हायर ऑफ 5 और 6, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा। तो पहले फॉर्मेट लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं फॉर्मेट देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था, तो मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मेट, तो आपको याद हो जाएगा। तो ये दोनों को कंपेयर करने का, हायर लेने का 99%, हायर 99%, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आएगा, वो मैं बताऊंगा। अब GAV आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। गाँव में जाओ, आपको भरना पड़ेगा टैक्स। कौन सा टैक्स? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ओनर याद रखना, ओनर पेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए। कौन? ओनर पे करना चाहिए, ओनर पे करना चाहिए। पेएबल हो, पे करेंगे, नहीं लेने का, पेड होना चाहिए। कौन पे करना चाहिए? ओनर। बोलेगा भाड़ोतरी ने पे किया, दूसरे आदमी ने पे किया, नहीं लेने का। इट शुड बी पेड बाय ओनर ओनली, नॉट पेएबल, नॉट ड्यू, नथिंग, आउटस्टैंडिंग भी नहीं लेने का। सिर्फ पेड हुआ ना, पेड तो लेने का। तो गांव में जाके टैक्स भरा, अब आप नाव में बैठ जाएंगे, नेट एनुअल वैल्यू, NAV आ गया, आ गया NAV। NAV में से आपको दो चीज़ माइनस करनी है, जो बताते डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। याद है तो लिखो, नहीं याद है तो सीधा लिखने का डिडक्शन, और इधर लिखने का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, नाव का लेने का, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये समझ में आया। और इसके बाद आपका जो इनकम निकलेगा वो निकलेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फॉर्मेट रेडी हो गया। 99% इतना ही पूछता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो पूरा विधि ये हो गया। इसके बाद हम लोग 2 आइटम लिखते हैं और उसमें तो 30% माइनस करते हैं ऐड करके। इसका ये मतलब होता है अनरियलाइज रेंट नाउ रियलाइज। ये जो यहाँ पे से आपने अनरियलाइज रेंट माइनस किया था ना, तो हो सकता है 2 साल पहले भी भाड़ोतरी ने मना किया, वो अब जाके मिला, ये साल में मिल रहा है, तो ये साल में मिल रहा है, तो उसको नीचे ऐड करने का पूरा कैलकुलेशन के बाद। फिर अरियर्स ऑफ रेंट होता है। अरियर्स ऑफ रेंट का भी मैंने मीनिंग बताया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में ही। अरियर्स ऑफ रेंट में क्या होता है, जैसे कोई मिस्टर ए है, उसने कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया, समझो 75,000 भाड़े पे लिया, और 10 साल से वो 75 ही दे रहा है, ठीक है। अब 10 साल के बाद सामने वाला बोलता है भाई द रेंट शुड बी 1,50,000, तो बोलेगा नहीं भाई इतना तो नहीं दे सकता हूँ। तो बोला कितना दे सकते हो? तो बोलेगा 85,000। बोला नहीं भाई 80,000 नहीं, 85,000 नहीं, ऐसा ऐसा बार्गेनिंग स्टार्ट हो गया। अब समझो डिसाइड हुआ 90,000 कि भाई 90,000 दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो ये जिसका जो ओनर है वो बोलता है ठीक है आप 90,000 दो मुझे, लेकिन ये 90,000 मेरे को स्टार्टिंग से दो, जब से आपने लिया। तो स्टार्टिंग कब से लिया? 10 साल पहले से लिया ना। तो 10 साल पहले कितना दे रहा था वो? 75,000। अब 10 साल के बाद डिसाइड हुआ कि 90,000 देगा स्टार्टिंग से, तो कितना होता है? 15,000 एक्स्ट्रा आता है। 15,000 एक महीने का उसको देना पड़ेगा। तो 15,000 इंटू 1 साल का कितना आएगा? 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 15,000 इंटू 12 आएगा 1,80,000। और कितने साल का बाकी है सर? 10 साल का 18 लाख। तो 18 लाख होएगा अरियर्स, इसको बोलते हैं अरियर्स, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था। इन दोनों को ऐड करने का, उसमें से 30% माइनस करने का, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इसके आगे कोई फॉर्मेट नहीं है। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस दिया है, कोई और चीज़ दिया है, जेन्युइन दिखेगा, मेंटेनेंस भरा, ये भरा, नहीं लेने का, सिर्फ इतना ही फॉर्मेट है आपका। समझ में आया? फेयर, म्युनिसिपल हायर, हायर फिर स्टैंडर्ड लोअर, ठीक है। उसके बाद आपका
ये आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से टैक्स माइनस करने का एनएवी आएगा, एनएवी के बाद 2 खर्चे, फिर ये 2 चीज़ ऐड करके ख़त्म कर देने का। अब देखो, अब हम लोग आगे जाते हैं। अब आगे जाएंगे तो कैसे करने का, 1 मिनट, ठीक है ये, हाँ। अब आगे जाएंगे तो पहला तो एक प्रॉपर्टी भाड़े पे और दूसरा एसओपी है। तो ये जो एसओपी रहेगा ना, इसको नील कर देने का। एसओपी का हमेशा कैलकुलेशन नील होता है, हमेशा याद रखने का, फॉर्मेट बनाने का और ज़ीरो डालने का। क्योंकि एसओपी का मतलब जिस घर में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो वो आपका घर है, भाड़े का थोड़ी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है आपका, आप ओनर हो, आप रहते हो, तो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। सिर्फ याद रखने का एसओपी के अंदर ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का अमाउंट ही आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। तो याद रखना, तो एसओपी का अमाउंट हमेशा माइनस में आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी याद रखना, एसओपी का अमाउंट हमेशा माइनस में आएगा और एसओपी में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट लिखते हैं और कोई अमाउंट नहीं लिखते। समझ में आया? तो ये हो गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी है, देखो जल्दबाजी नहीं करने का। जैसा पॉइंट दिया पहला, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 9,90,000, तो स्टैंडर्ड रेंट के सामने 9,90,000 लिखने का। आप बोलेंगे सर फेयर रेंट है तो फेयर रेंट दिख रहा है ना, नहीं करने का। अरे नहीं करने का भाई, जो पहले दिया है वो करने का। तो स्टैंडर्ड रेंट दिया है। सेकंड क्या दिया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 11,05,000, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 11,05,000 लिखो, लिखते जाने का। नेक्स्ट फेयर रेंट अब लिखने का 10,50,000, ठीक है। फिर क्या है, एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट है, वो एक्चुअल रेंट इधर आएगा, रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल में। तो कितना है, 75,000 पर मंथ है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। 12 से नहीं करने का, 10 महीना है तो 10 महीने से करने का। तो इसलिए देखो 75,000 इंटू 10 लिया, आया 7,50,000। फिर दूसरा क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, फॉर्मेट बना लिया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है इधर, इसके सामने लिख दो 10,200। ये सब कुछ नहीं आएगा, मैंने अभी बताया, ये एसओपी प्रॉपर्टी है। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड में पूरा जीरो रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट अब आ गया, देखो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन अगेंस्ट हाउस टू मीट हिज पर्सनल नीड्स। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसने लोन लिया, वो लोन अलाउड नहीं होता है। याद रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हो आप, प्रॉपर्टी के लिए लेने का, प्रॉपर्टी पर नहीं लेने का, फॉर डिफरेंट पर्पस। समझ रहे हो? ये एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। आप लोन लेंगे प्रॉपर्टी पर नहीं लेने का, प्रॉपर्टी के लिए लेने का, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए लेने का, प्रॉपर्टी के रिपेयर के लिए लेने का, जो भी है वो कर सकते हो आप। प्रॉपर्टी पर लेके अपना पर्सनल खर्चा कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। एक प्रॉपर्टी पे लोन लिया दूसरे प्रॉपर्टी के लिए, वो भी चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी पे लोन लेके आप पर्सनल खर्चा करोगे तो अलाउड नहीं है। तो ये पर्सनल नीड के लिए लिया है, ना ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा, तो ये तो 0 है, ये दोनों जगह 0 आएगा। ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, ये भी रिपेयर्स दिया, देखो रिपेयर छोड़ दिया था। अब रिपेयर्स आपको जेन्युइन लग रहा है, नहीं लेने का। फॉर्मेट के अंदर रिपेयर वर्ड है ही नहीं, तो नहीं लेने का। तो हो गया पूरा फॉर्मेट कंप्लीट। अब क्या करने का, फॉर्मेट के ऊपर जाने का। अब इन दोनों में से हायर, तो हायर ले लेंगे। तो हायर कौन सा आएगा, 11,05,000। फिर इन दोनों में से लोअर लेने का, तो लोअर ले लेंगे 9,90,000। फिर ये वाला अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल रेंट आपका कितना आएगा, 7,50,000 और 9,00,000। इन दोनों में कंपैरिजन होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो क्या लेने का, इधर दिया है 99% 5 और 6 का हायर, तो ये 5 है, ये 6 है। दोनों में से हायर कौन सा है, 9,90,000, तो देखो हायर लिखा है। अभी बोल रहे हैं कि भाई हायर लेने का और 7,50,000 लोअर ले लिया, ये तो गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हो गई। क्या करने का, ये हमेशा हायर लेने का 99%, लेकिन वैकेंसी की वजह से, वैकेंसी मतलब ये सिर्फ 10 महीने के लिए ही भाड़े पे गया। अब 2 महीने के लिए भाड़े पे नहीं गया तो क्या कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 99% आप लोग क्या लो, इन दोनों में से हायर ही लेने का। लेकिन 1% अगर 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 एक्चुअल रेंट कम हो जाता है आरएलवी की वजह, आरएलवी की से एक्चुअल रेंट कम हो जाता है आरएलवी की वजह से, आरएलवी के कंपैरिजन में, ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी मतलब खाली रहा रूम, तो 2 महीना खाली है ना, तो खाली होने की वजह से, खाली होने की वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम हो गया तो आपको कम वाला ही लेना है। क्योंकि अगर वो 9,90,000 लेगा तो वो तो पूरे साल भर का है, गवर्नमेंट ने पूरे साल भर का निकाला है। क्योंकि देखो ना, ये अमाउंट जो दिया है 10,50,000 और 11 लाख, ये देखो पर एनम है और ये तो 10 महीने का है।
तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला दोनों में से हायर ही लेने का, लेकिन 1% अगर वैकेंसी है, खाली गया है, उसकी वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम जा रहा है तो एक्चुअल रेंट ही लेने का। तो ये एक्चुअल रेंट आपको समझ में आई ये बात। तो ये एक्चुअल रेंट है। अब म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करोगे तो नाव में बैठ जाओगे। बैठ गए नाव में, 10,200 माइनस करो, ये आ जाएगा। अब इसमें से 30% NAV, तो 7,39,800 का 30% निकाल लो तो आएगा 2,21,940। और ये वाला इंटरेस्ट तो लोन है ही नहीं, तो अब ये अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो, आपको आंसर आ जाएगा 5,17,860। ये वाला कुछ दिया ही नहीं है, 0 आ जाएगा, नीचे अमाउंट वही आ जाएगा, और दोनों का टोटल मिला के 5,17,860 आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया रेडी। ठीक है, इसको और छोटा कर देते हैं तो ये आपको पूरा विजिबल रहेगा। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन विजिबल है, स्क्रीनशॉट लेके आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।